हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इन्वायरमेंटल साइंस की बेसिक वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो का मेरा लेवल बढ़ता जाएगा। यह मेरा प्रयास है कि रिसर्च लेवल की वीडियो भी बनाऊँगा। आज मैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के पैटर्न पे क्लास 6 का इन्वायरमेंट की वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि हमारा इन्वायरमेंट होता क्या है। दोस्तों, आपको मालूम है कि इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच इन्वायरन शब्द से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। इस सराउंडिंग का मतलब यही, हिंदी में भी यही है, परिधन आवरण, पर्यावरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब जिससे हम घिरे हुए हैं। तो हमारे चारों तरफ का वह आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं वह क्या है? पर्यावरण है। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वह एक रूम के अंदर सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें जो है पर्यावरण में आती हैं। अब हमारा पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हम जो है बेसिक सारी चीज़ें जो है हमारा कहीं न कहीं पर्यावरण से ही आता है। और आज हमारे पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो बेसिकली हम आज शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, हम कितने तरह के इन्वायरमेंट हमारे यहाँ होते हैं। बेसिकली आप जो लोग भी यूट्यूब या अन्य चैनल्स पे देखते होंगे तो उसमें इन्वायरमेंट एक ही तरह का नेचुरल इन्वायरमेंट की बात होती है, लेकिन मैं यहाँ पे दो तरह के इन्वायरमेंट की बात करूँगा, नेचुरल और मैन मेड इन्वायरमेंट दोनों की। अब देखिए, सबसे पहले इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट जिसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, और दूसरा मैन मेड। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक बायोलॉजिकल मतलब जीवित चीज़ें, या इसको हम बाद में क्या बोलेंगे बायोटिक, और नॉन बायोलॉजिकल या जो निर्जीव चीज़ें हैं जिसको हम बाद में बोलेंगे एबायोटिक। अब देखिए, बायोटिक में क्या चीज़ें सजीव आप जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल में आते हैं। और दूसरा क्या होता है नॉन बायोलॉजिकल, उसमें निर्जीव चीज़ों में, अब इसमें हम बड़े लेवल पे देख लें तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये सभी जो है हमारे क्या है प्राकृतिक पर्यावरण है। उसी तरीके से मैन मेड, अगर मैन मेड की बात करें तो हमारे मैन मेड में दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल। अब उसमें फिजिकल क्या है, जो फिजिकल चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, रोड हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो, ये सब क्या हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट है जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है। और किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया, इसलिए मैन मेड है। दूसरा कल्चरल। अब कल्चरल में हमारे जो धर्म हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, फेस्टिवल्स हैं, ये सभी जो है हमारे क्या हैं कल्चरल इन्वायरमेंट हैं, जिससे मिल करके हमारा क्या बनता है, ये हमारा पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण में बस यही चीज़ें हैं, नेचुरल, मैन मेड। नेचुरल में बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में प्लांट्स एंड एनिमल, नॉन बायोलॉजिकल में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, और मैन मेड में फिजिकल और कल्चरल। दोस्तों, पर्यावरण में बेसिकली जो है हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहले इस शब्द को हम बता दें, नेचुरल मतलब आप समझ गए नेचर से। रिसोर्स क्या होता है? वे चीज़ें जो हमारे काम की होती है, जो हमारे फायदे के लिए हमें लाभप्रद चीज़ें होती हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो कहाँ से आता है? तो नेचर से। रिसोर्स मतलब जो नेचर से हम फायदा लेते हैं। अब यही चीज़ों की समस्या आ रही, इसीलिए हमको इनकी पढ़ाई का विशेष ध्यान करना पड़ रहा है। तो अब देखिए, नेचुरल रिसोर्स दो तरह के होते हैं, अभी हमने पहले बताया, बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, या उसको हम अब साइंटिफिक टर्म में बोलेंगे बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक मतलब वो लिविंग, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अब लिविंग में हमने बायोटिक में पहले ही बताया था, प्लांट्स और एनिमल्स। उसी तरीके से एबायोटिक में वहाँ पे हमने सिर्फ सीधे सीधे हवा पानी की बात की थी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और फर्दर डिवाइड कर देते हैं। पहला रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब वे चीज़ें जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं अगर उसमें कुछ प्रदूषण हो गया, कोई समस्या हो गई। तो अब जैसे उसमें एयर है, हवा, वाटर, पानी, मिट्टी, और सूर्य की ऊर्जा या सोलर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में वे चीज़ जो ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा हमें नहीं मिलेगी, जैसे मिनरल्स हैं, खनिज। इसी तरह से फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें हमारा कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि आते हैं।
दोस्तों एक ये भी अक्सर इसमें पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो उसका उत्तर होता है सूर्य। तो ऐसा क्यों होता है कि सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है? क्योंकि हमारी पूरी इस पृथ्वी की जो भी क्रियाकलाप होता है वह सूर्य की ऊर्जा या सोलर एनर्जी से ही गवर्न होता है। जैसे हमारा वाटर साइकिल, जितनी बारिश हो रही है और यहाँ पे भाप बन रहा है, ये सारी वाटर साइकिल जो है सूर्य की ऊर्जा से ही संचालित होती है। दूसरा, ये जो हवा का बहाव है जिसकी वजह से पूरा मानसून या सारी चीज़ें मौसम निर्धारित होता है, ये भी जो है सूर्य की ऊर्जा से ही डिसाइड होता है। क्लाइमेट में कितना टेम्परेचर है, ठंडा है, कितनी दूरी, ये सब जो है क्लाइमेट का टेम्परेचर, सारी चीज़ों वहाँ पे हमारी इसी सोलर एनर्जी से ही डिसाइड होती है। इसके अलावा सोलर एनर्जी जो है प्लांट्स एकमात्र ऐसे हैं जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, जिससे हमें पूरे दुनिया का जितना भोजन होता है वह यहीं से तैयार होता है। इसके अलावा किसी चीज़ को सुखाने के लिए, मॉइस्चर कम करने के लिए, और हम जो है एक बहुत बड़ा स्रोत है विटामिन डी का, जो हमें पता है कि हमारे शरीर की कुछ ऐसी ताकत होती है जो इस सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसलिए सूर्य जो है एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है जिससे ये सारे जो है पृथ्वी के सारे सिस्टम चलते हैं। दोस्तों इसके बाद, इन दोनों के बाद पर्यावरण का जो बेसिक है और ये हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज के बाद हमें पढ़ना है वेस्ट और इट्स मैनेजमेंट। अभी हम बेसिक्स वेस्ट के बारे में, इसकी पूरी जो है बाद में इसकी बढ़िया हम केमिस्ट्री और इसके मैनेजमेंट की डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी बेसिक्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए वेस्ट होता क्या है। वेस्ट आप सब से ही जानते हैं कि वे चीज़ जो खराब हो, अर्थात हमारे जो डेली यूज के या हम ह्यूमन बीइंग या परिवार से जो हम यूज कर लेते हैं उसके बाद बचा हुआ बेकार पदार्थ क्या होता है? वेस्ट होता है, यूजलेस सब्सटेंस है। अब देखिए दो शब्द जनरली यूज किए जाते हैं, वेस्ट और गार्बेज। वेस्ट जो होता है ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, गार्बेज उसी का जेनरिक नेम है, तो इसलिए गार्बेज और वेस्ट में कंफ्यूज मत होइए, गार्बेज जो है जेनरिक नेम ऑफ दी वेस्ट। अब सबसे पहले इसमें हम देखते हैं वेस्ट कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों वेस्ट 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, वैसे वेस्ट भी तीनों पदार्थ में ही पाया जाता है। अब देखिए सॉलिड वेस्ट, वे वेस्ट जो सॉलिड नेचर के होते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, टीन, प्लास्टिक, कपड़ा, ये सब चीज़ें जो है, छिलका खाने की फलों का, सब्जियों का, ये सब जो है क्या हमारा सॉलिड वेस्ट है। इसी तरह के लिक्विड वेस्ट जो धुलने से, नहाने से, यूरिनल से, ये सब जितने वेस्ट जाते हैं वो क्या है? लिक्विड वेस्ट है। फैक्ट्रियों से जो लिक्विड वेस्ट धुलाई के चाहे केमिकल्स निकलते हैं। इसी तरह से गैसियस वेस्ट, चाहे हमारी गाड़ियों का धुआं हो, चाहे चिमनी का धुआं हो, चाहे वो हमारे घरों के चूल्हा से निकलता हो, ये सब क्या गैस के नेचर में होते हैं, इसलिए गैसियस वेस्ट है। अच्छा दोस्तों इसके एक और टाइप का है। अब जैसे इधर एक डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से दूसरे तरीके से बेस्ड ऑन द सोर्स, उसका सोर्स क्या, स्रोत क्या, स्रोत के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। तो स्रोत के आधार पर वेस्ट को भी 3 तरह से करते हैं। पहला है ऑफिस एंड हाउस या डोमेस्टिक एंड ऑफिशियल। अब हमारे घरों से या ऑफिस से जो इस तरह के कूड़ा निकलते हैं उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों वेस्ट हो सकते हैं। जैसे हमारी फैक्ट्रियों से क्या निकलता है? पेपर निकलता है, तमाम जो है कपड़े का है, लकड़ी का है, लोहे का है। इसके अलावा जो है लिक्विड वेस्ट हमारे नहाने धोने की चीज़ों का निकलता है, वहाँ भी चूल्हे का धुआं निकल रहा है, या इंडस्ट्री है तो उससे निकल रहा है। तो ये सभी क्या हो गए? ये ऑफिस से निकलने वाले या हमारे घरों से निकलते हैं। अच्छा आजकल जो है दोस्तों ऑफिस और घरों में एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक तरीके की चीज़ें बहुत उपयोग की जा रही हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि। ये कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं और उसका भी ढेर लगा दिया जाता है। और विशेष करके ऑफिस के बाहर जो है ढेर सारे ख़राब कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल्स फेंक दिए जाते हैं। तो जो ये वेस्ट निकलते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई गार्बेज बोलते हैं। तो आजकल एक ये भी जो है खूब हाईलाइट है, इसलिए दोस्तों इसको भी जानिए कि सॉलिड वेस्ट में ही आता है ई गार्बेज या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अगला टाइप है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और मेडिकल। ये तीनों को एक मिला दिया गया है, लेकिन तीनों अपने आप में बहुत बड़े हैं। एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि बेसिकली हमारे केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इत्यादि का हम खूब ढेर सारे यूज कर रहे हैं, जो
कहीं न कहीं पानी और हवा के माध्यम से हमारे प्रदूषित कर रहे हैं, वेस्ट बनते जा रहे हैं। दूसरा है इंडस्ट्रीज। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में जो है ढेर सारी जो है प्रदूषण की चीज़ें निकलते रहते हैं और वेस्ट निकलते हैं, उसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट तीनों हो सकते हैं। अब इंडस्ट्री में मैं नॉर्मल वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक विशेष वेस्ट होता है जिसको आप बोलते हैं रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर वेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है ये हमारी इंडस्ट्री से, विशेष करके न्यूक्लियर प्लांट्स इससे निकलता है, ये बहुत ही हानिकारक है, चूँकि मैं इसको इसी बीच में ऐड कर दिया हूँ। इसके अलावा जो है हॉस्पिटल से थोड़ा जो इन्फेक्शियस चीज़ें निकलती हैं, जैसे आप कॉटन है, ब्लड है, टिश्यू है, आर्गन है, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत इन्फेक्शियस होते हैं, तो ये निकलते हैं, ये भी एक बहुत वेस्ट है और इनको जो है डिस्पोज करने के बहुत स्पेशल तरीके होते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, इसी में दोस्तों एक मैं थोड़ा सा और ही बता देता हूँ, डस्टबिन 3 तरीके की होती है। एक जो होती है ग्रीन, ब्लू और रेड। ग्रीन में जो है बायोडिग्रेडेबल और ऐसी चीज़ जो गल जाती है, सड़ जाती है, उसको बायोडिग्रेडेबल वो ग्रीन में, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो ब्लू में, और जो रेड कलर का होता है उसमें मेडिकल वेस्ट डालते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर तमाम तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, वार हो जाते हैं, जिसमें ढेर सारे जो है कुछ हमारा चाहे वोल्केनिक इरप्शन हो, चाहे इस तरीके से उसमें ढेर सारे प्रदूषण निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं। तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा स्रोत है वेस्ट का। दोस्तों एक हमारे हिंदुस्तान का एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर सन 1984 को, कई लोग 3 दिसंबर 1984 को अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं, को भोपाल में जो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से कई हजार लोगों की जान चली गई थी और अभी भी उसका असर वहाँ के लोगों को दिखता है। इसके अलावा जो जापान में 1950 में मीनामाटा डिजीज फैल गई थी, जिसकी वजह से नर्वस समस्या हुई थी, ये भी काफ़ी फेमस है, जो मरकरी के कारण हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अब ये बात होगी कि वेस्ट, अब वेस्ट में सबसे ज़रूरी कि वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि वेस्ट जो है कई बार हमारे प्रकृति पे भी निर्भर करता है। तो वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए या वेस्ट के प्रबंधन के लिए, कचरे के प्रबंधन के लिए एक कंसेप्ट आया 4R। 4R जो है, पहला है रिफ्यूज, दूसरा है रिड्यूस, तीसरा है रीयूज, चौथा है रिसाइकिल। अब दोस्तों सबसे पहले मैं एक एक कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। रिफ्यूज का मतलब है कि किसी चीज़ को मत ही उपयोग करो। जैसे हमें मालूम प्लास्टिक का कितना जो है नुकसान है पर्यावरण में, तो हम प्लास्टिक को रिफ्यूज कर सकते हैं, तो ऐसे चीज़ों का ना यूज करें। दूसरा रिड्यूस, हम कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे आजकल हम लोगों की आदत होगी थोड़ी सी भी कहीं जाना मोटरसाइकिल की, तो वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कार पूलिंग हो गया, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। इसी तरीके से रीयूज है। रीयूज मतलब किसी चीज़ का पुनः उपयोग कर ले। जैसे हमारे ऑफिस से 1 साइडेड प्रिंटेड होते हैं पेपर, तो हमें कई बार रफ के लिए यूज करना, तो उस दूसरे साइड पे हम रफ यूज कर लिए, फिर उसका अगेन रीयूज कर सकते हैं, उस पर समोसा खा सकते हैं, उसका पैकेट बना सकते हैं, उसको फिर से सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से रिसाइकिल का मतलब अब वो जो हमारा वेस्ट मटेरियल था किसी चीज़ के लिए रॉ मटेरियल हो जाए तो वह रिसाइकिल होता है। अब जैसे कोई हमने इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उपयोग किया, ख़राब हो गया, उसको हमने दे दिया, हो सकता है उसको गला के या उसका फिर से उपयोग किसी अन्य चीज़ में बना दिए, तो ये रिसाइकिल हो गया। अच्छा दोस्तों, ये चारों जो है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कोई अलग आइसोलेशन में नहीं होता है, ये साइमल्टेनियस होता है, सभी चारों प्रक्रियाओं को एक साथ करना होता है। फिर भी कई बार ऐसा होता है इन चारों प्रक्रिया के बाद भी कुछ चीज़ें बच जाती हैं, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, मतलब अंतिम उसका संस्कार कर देना। अब देखिए इसका सबका अलग अलग तरीका है। जैसे सॉलिड वेस्ट के जब हम डिस्पोज करना है तो हमारे पास सबसे ऑप्शन क्या है, सबसे इजी ऑप्शन है बर्निंग, जला दें। बट कुछ चीज़ों को जला नहीं सकते, उससे बहुत हार्मफुल गैसेज निकलते, तो उनके लिए क्या ज़रूरत है, या जल नहीं सकते, तो उसको हम क्या करेंगे,
कहीं पे बैरन लैंड पे ले जा करके उसको प्रॉपर तरीके से उसको गड्ढा खोद के उसमें डाल कर उसको पैक करेंगे, सील कर देंगे, उसको हम बोलते हैं लैंड फिलिंग। हालांकि दोस्तों आजकल इस सॉलिड वेस्ट का उपयोग जो है हाईवे या सड़क जो बनते हैं वहाँ पे जो मिट्टी पाटने की जगह पे इन वेस्ट को पाट करके यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो बायोडिग्रेडेबल है, जो जल्दी सड़ गल जाते हैं, उनको जो है हम कंपोस्टिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उनकी खाद बना सकते हैं, जिसका हम उपयोग पुनः कर सकते हैं। इसी तरीके से लिक्विड वेस्ट है। लिक्विड वेस्ट में दोस्तों दो तरह के होते हैं। शहरों में एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे वेस्ट हमारा सीवर के माध्यम से आता है, इसलिए वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। मोस्टली सिटीज़ में लगे हुए हैं बाई गवर्नमेंट के, कुछ जगह पे प्राइवेट पार्टीज भी कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण एरिया में जहाँ पे कम वेस्ट डिस्चार्ज होता है वहाँ पर सोकपीट, या जिसको हम गाँव में सोख्ता इत्यादि के नाम से भी जानते हैं, उसको एक छोटा सा गड्ढा खोद करके नीचे जो कंक्रीट बालू डाल करके वहाँ पे जो हमारा छोटा मोटा पानी का वेस्ट है उसमें डाल सकते हैं। जो पानी वहाँ से रिचार्ज भी होगा, प्लस उसका जो वेस्ट होगा कुछ दिन बाद गल करके खाद का रूप हो जाएगा। इसी तरीके से गैसियस वेस्ट को डिस्पोज करने का दोस्तों कई चीज़ें हैं। हालांकि पहला सबसे है कि चिमनी की हाइट बढ़ा दी जाए ताकि ह्यूमन के कम से कम इंटरफेयर हो, कम से कम इफेक्ट करे। अगला प्रेसिपिटेटर। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर होता है जो धुएं के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर और गैसेज को प्रेसिपिटेट कर देता है, नीचे बैठ जाता है, जिसका हम डिस्कशन बाद में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे। तो इसके माध्यम से भी हम जो है धुएं को कम कर सकते हैं या उसमें पॉल्यूटेंट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे घरों में बहुत से जगह पे चूल्हे, कंडे इत्यादि लकड़ी से खाना बनते हैं, उसके जगह पे हम एलपीजी या किसी बायोगैस का इस्तेमाल करके भी हम इसको कम कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए हमारी सरकार, सभी प्रदेश सरकारें और राज्य और केंद्र सरकार जो है इसके लिए बहुत से तरीके अपनाए हुए हैं, चाहे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, नगर पंचायत इत्यादि में इसके लिए स्पेशल बजट है, प्रोविज़न है जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करता है। ये इसमें मैंने डिटेल दे दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसके लिए सरकार काम करती है और आप लोग चाहे थोड़ा और प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसी के साथ अपनी जो है आज का एक क्लास समाप्त करता हूं और आप सबको थैंक यू। अगर एक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।